नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पेपर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम शक्ति की धारणा का अध्ययन करेंगे, कंसेप्ट ऑफ पावर। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा क्या है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अगर अध्ययन किया जाए और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अगर अपनाया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो उभर कर सामने आता है वह शक्ति ही है। प्रारंभ से लेकर अब तक के जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है, चाहे पाश्चात्य दार्शनिक हो या भारतीय चिंतक। सभी के द्वारा शक्ति को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति को, जो कि शक्ति का पर्याय है, इसे ही राजनीति का मूल आधार माना है। उन्होंने कहा भी है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं शक्ति की तो हम देख सकते हैं कि दंड शक्ति के रूप में शक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया गया। इसी तरीके से पाश्चात्य संदर्भ में भी हम देखें तो चाहे आर.एम. मैकाइवर हो, रॉबर्ट ए. डहल हो, मॉर्गेनथाउ हो, ऑर्गेन्स्की हो, सभी ने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। मॉर्गेनथाउ ने तो ये माना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही सब कुछ है और शक्ति के लिए संघर्ष जो है वो अनवरत राष्ट्रों के बीच में चलता रहता है। इसी संदर्भ में हम दो परिभाषाएं यहाँ देख सकते हैं। एक है रॉबर्ट बायस्टेड के द्वारा, जिन्होंने कहा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी जिसके पास शक्ति है तो इसका मतलब है कि उसके पास बल है और वो बल भले ही देखने के लिए दिखाई दिया जाए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी राष्ट्र के साथ युद्ध किया जाए। इसी तरीके से ऑर्गेन्स्की ने भी शक्ति के संदर्भ में कहा है कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यानी दूसरे के व्यवहार को अपना जो लक्ष्य है उसके अनुसार प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में कि राजनीतिक शक्ति जो है वो धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध को प्रकट करती है। यानी एक शक्ति का आदेश देने वाला और दूसरा उस शक्ति को स्वीकार करने वाला। इसी तरीके से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जो है वो सामान्य जनता के ऊपर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वाले की हर बात माननी पड़ती है। और तीसरा है राजनीतिक शक्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक संबंधों को प्रकट करती है, ना कि भौतिक संबंधों को। तो इस प्रकार से शक्ति के संदर्भ में भारतीय विचारकों और पाश्चात्य विचारकों के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त किए गए। अब हम देखेंगे शक्ति के स्रोतों के बारे में कि शक्ति के कौन कौन से स्रोत हैं जो कि उभर कर हमारे सामने आते हैं। उनमें से 4 स्रोत जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं: ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन और आकार। पहला आता है ज्ञान, जो कि महत्वपूर्ण स्रोत है और साधारण अर्थ में देखें तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की जो योग्यता होती है वो ज्ञान के द्वारा मिलती है। ज्ञान के द्वारा ही अन्य विशेषताओं को इस तरीके से संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सके। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी सहन शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति, ये सब शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी एक भी तत्व की कमी होती है तो शक्ति के समस्त रूप को पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। दूसरा आता है प्राप्तियां, जो कि आंतरिक स्रोत के रूप में है। ज्ञान जो है वो शक्ति का आंतरिक स्रोत माना गया है, जबकि प्राप्तियों को ज्ञान का बाह्य स्रोत कहा जाता है।
अगर साधारण भाषा में हम समझें तो इसे आर्थिक शक्ति कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत भौतिक सामग्री, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में जो स्थिति प्राप्त होती है, जो स्तर प्राप्त होता है, उसे शामिल किया जा सकता है। यह एक ऐसा स्रोत है, यह एक स्रोत है, लेकिन ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि एकमात्र स्रोत है और इसके द्वारा ही शक्ति के ऊपर समस्त प्रभाव पड़ता है। लेकिन बिना संपत्ति के एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन संपत्ति के होने पर ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे के कार्यों को पूरी तरीके से प्रभावित करे। तो यह व्यक्ति के चमत्कार के ऊपर भी होता है, उसका बाहरी जो व्यक्तित्व होता है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो आर्थिक तत्व जो है वो सब कुछ नहीं है, लेकिन एक तत्व के रूप में इसे स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा है संगठन, जो कि एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। हम कहते भी हैं कि संगठन में ही शक्ति है। जब प्रतिद्वंदी जो राष्ट्र होते हैं वो जब मिलकर संघ बना लेते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं मजदूर संघ के रूप में, व्यापारिक संघ के रूप में, किसान संघ के रूप में। तो जब ये एक व्यक्ति खड़ा होकर अपनी बात कहता है तो उसकी बात को नहीं सुना जाता है, लेकिन जब यही लोग संगठन में अपने आप को तब्दील करके और अपनी बात को सरकार के पास रखते हैं तो इनकी बात को सुना जाता है। तो संगठन जो है वो भी शक्ति का स्रोत कहा जा सकता है। और अंतिम है आकार। कई बार ऐसा हुआ है कि शक्ति के परिचय के रूप में आकार को मान लिया जाता है और ये माना जाता है कि एक संगठन जितना बड़े आकार का होगा उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि बड़ा आकार जो है वो परिस्थितियों को प्रतिकूल भी कर देता है। तो यह भी कोई अंतिम स्रोत नहीं है, लेकिन इसे भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कहा जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि शक्ति जो है वो अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है और उनके जो स्रोत हैं वो हमने अभी देखे। आगे हम पढ़ेंगे शक्ति के विभिन्न प्रकार। शक्ति को अनेक रूपणी कहा गया है और इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। किसी ने व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर शक्ति को 3 प्रकार का बताया है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। इसी तरीके से मैक्स वेबर जो है उन्होंने औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन किया है और इसके अंतर्गत उन्होंने 3 रूप बताए हैं: कानूनी, परंपरागत और करिश्मावादी। जब अधीनस्थ लोग शक्तिवान व्यक्ति द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं उनकी वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो यह कानूनी या वैधानिक शक्ति कहलाती है। जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित जो आदेश होते हैं उनको परंपरा के आधार पर स्वीकार किया जाता है तो इसे परंपरागत रूप कहा जाता है। और जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुण होते हैं तो उसे करिश्मावादी शक्ति कहा जाता है। जैसे कि हम नेहरू के संदर्भ में देख सकते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी के संदर्भ में देख सकते हैं कि उनको भारत की जनता पर करिश्मावादी शक्ति प्राप्त थी। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने शक्ति को 3 रूपों में प्रतिपादित किया है। इसी तरीके से बायस्टेड ने भी शक्ति के कई प्रकार बताए हैं। जैसे उन्होंने कहा दृश्यता के आधार पर शक्ति दृश्य अदृश्य हो सकती है। इसके अलावा दमन के आधार पर दमनात्मक और अदमनात्मक हो सकती है। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक हो सकती है। और प्रयोग की दृष्टि से शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक के द्वारा भी किया जा सकता है या वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करवा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शक्ति के अनेक प्रकार होते हैं जिनके आधार पर शक्ति संचालित होती है। अगला आता है शक्ति की सीमाएं। शक्ति का प्रयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के साधनों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि पुरस्कार देकर, दंड देकर, आर्थिक लाभ देकर या रोककर। इन साधनों की मात्रा जो है वो देश, काल और संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। कई बार शक्ति का प्रयोग जो है वो पिटाई के रूप में, जुर्माने के रूप में, अपदस्थ करके या अपमान करके किया जाता है। इसी तरीके से शक्ति का प्रयोग जो है संस्था
पर जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो धमकी या प्रलोभन किसी को चुना जाता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो वहाँ की कांग्रेस पर अपने प्रभाव को जमाने के लिए उनके कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं उनको पद का प्रलोभन देता है या विशेष सम्मेलन बुलाता है। इस प्रकार से वो कांग्रेस के सदस्यों को अपनी तरफ करने का प्रयास करता है। तो शक्ति का प्रयोग जो है वो विभिन्न रूपों में हम देख सकते हैं। शक्ति, हालांकि इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हम पूरी तरीके से इसे स्वच्छंद नहीं कह सकते। इसके ऊपर भी कुछ सीमाएं, कुछ प्रतिबंध तय किए गए हैं। इसके ऊपर जैसे इतिहास और परंपरा जो है इसके आधार पर सीमांकन किया जाता है, सहमति के आधार पर सीमांकन किया जाता है, धर्म, नैतिकता, समूहों का दबाव जो है उनके आधार पर शक्ति के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सीमाएं की जाती हैं, ताकि शक्ति इतनी ज़्यादा निकृष्ट ना हो जाए कि जिससे वह मनमाने तरीके से अपने कार्यों को संपादित करने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, शक्ति के महत्व को हम देख सकते हैं। आज हर राष्ट्र जो है वो शक्ति अर्जित करना चाहता है और इसके लिए वह विभिन्न प्रयास भी करता रहता है।